हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार, जानदार, जिंदाबाद रहने वाला है ये सेशन। इस सेशन से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल 100% पूछे जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं कोरे कागज़ पर लिख कर दे सकता हूँ। तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। पीकू जी, मशहूर आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरम कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए और फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा था कि कल मैंने आपको पॉलिटी से संबंधित एक बहुत विशेष टॉपिक, जहां से बहुत ही ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, वो एक पूरा कंप्लीट टॉपिक मैंने करा दिया था, जिसे हम जानते हैं बोरो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको करवा दिया था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के संबंधित सवालों को, और थोड़ी बहुत थ्योरी की जानकारी भी मैंने आपको दे दी थी। मगर आज की क्लास में पॉलिटी नहीं करवाऊंगा, पॉलिटी करवाऊंगा मतलब करवाऊंगा। आने वाली क्लासेस में आपको पॉलिटी की क्लासेस मिलती रहेंगी, मगर एक दिन पॉलिटी और एक दिन कोई अन्य क्वेश्चंस वाले सीरीज में ज़रूर आपके सामने रखूंगा। इसी प्रकार के पैटर्न को, इसी प्रकार के फॉर्मेट को मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि अभी मेरा मेन टारगेट है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। मैं ये नहीं साबित करना चाहूँगा कि आपको एग्जाम में पॉलिटी कितनी आती है या मैं आपको कितनी पॉलिटी करवा सकता हूँ। मेरा केवल ये टारगेट है कि भाई अगर आपके एग्जाम में 25 सवाल आने हैं तो 25 में से कम 24 सवाल मेरे पढ़ाए हुए आपको नजर आए आपके एग्जाम में, ताकि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, एग्जाम मैटर करता है कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई हमें करना है। तो आज की क्लास में सितंबर संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आपको करवाऊंगा, जो 110% आपने नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो बहुत रेयरेस्ट चांस है कि वो सवाल आप अच्छे से अभी तक याद रख पाए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ज़बरदस्त तरीके से। आप सभी लोग जानते हैं आपको मेरी दो क्लासेस मिल जाएंगी, एक वाईफाई स्टडीज़ 2.0 चैनल पर रात 8 बजे और एक वाईफाई स्टूडियोज चैनल पर दोपहर 3 बजे। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किया गया बैच, सफलता बैच। ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला मेगा कॉम्बैट। ये 17 अक्टूबर 2021 को करवाया जाएगा दोपहर 12 बजे, दिन रविवार। कल ये करवाया जाएगा, तो इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। बस मतलब जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना, एंट्री लेंगे तो वहाँ पे वो आपसे एक कोड मांगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। एंट्री के टाइम आपको ये कोड यूज़ करना है। 40 सवालों के जवाब देने हैं 50 मिनट में, और आप जीत सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से स्कॉलरशिप। 1 करोड़ रुपए तक की, अप टू 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको प्रदान की जा सकती है अगर आपने सही से सवालों का जवाब दिया। इसके अलावा ये रहेगा आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, रेज योर हैंड। मान लीजिए क्लास चल रही है अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे और आपका डाउट आ गया। अब क्या करें भाई, डाउट आ गया तो कैसे पूछें? क्या हम कमेंट करके पूछें? तो उसके लिए अनअकैडमी के द्वारा एक नया फीचर जोड़ा गया है एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप देखेंगे चैट की साइड में ही आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा रेज योर हैंड का। वहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपना डाउट पूछना है, और उसको टीचर आपको बिल्कुल ब्रीफली समझा देगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा ये कुछ और कोर्सेज रहेंगे एसएससी कैटेगरी के। किसी भी कोर्स में यदि आपको एनरोलमेंट करना है तो आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड CM10। भाई साहब लक की तौर पर भी आप देख सकते हैं कोड ज़बरदस्त है, तो अब अगर आप यूज़ करेंगे कोड CM10 तो डिस्काउंट तो मिलेगा, इसके अलावा बहुत सारी अन्य चीज़ें भी आपको प्रदान की जाएंगी। चलिए, ऑल सेट, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये सवाल है, विच स्टेट विल सेट अप्स इंडियाज फर्स्ट डगोंग और सी काओ कंजर्वेशन रिजर्व? भारत का पहला डगोंग या समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कौन सा राज्य स्थापित करेगा? ये डगोंग क्या होगा? तो सेरिना सेरिना करके ना मैमल्स होते हैं 4 प्रकार के, सेरिना सेरिना करके 4 प्रकार के आपको मैमल्स नजर आएंगे। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया, इमेजिनेशन पावर आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आपने दरियाई घोड़े का नाम सुना होगा। तो दरियाई घोड़ा एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा सी काओ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है समुद्री गाय या फिर सी काओ। ऑलमोस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसी प्रकार का दरियाई घोड़ा जैसा, मगर दरियाई घोड़ा जैसा ये नहीं होगा। बिल्कुल मछली की शेप की आपको नज़र आएगी ये, ठीक है। बस थोड़ा सा सर थोड़ा सा लंबा ऐसे होगा, ऐसे घूम रखा होगा मुंह, 2 आंखें आपको नज़र आएंगी प्रॉपरली। मैं आपको इमेज कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको सवाल बता रहा हूँ कि भारत का पहला डुगोंग या समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कौन सा राज्य स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या कर्नाटका? चलिए जवाब दीजिए। सुशील कुमार योगी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। विमला जी बहुत बढ़िया। आशु जी, दयाल राउत जी। चलिए क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और एक बार जल्दी से क्लास को लाइक भी कर दीजिए फटाफट से। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर और क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
इसके अलावा उड़ीसा या फिर कर्नाटका। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो मौजूदा आपको मिलेंगे उनका नाम है M.K. स्टेलिन। उनका नाम क्या है? उनका नाम है M.K. स्टेलिन। जल्दी से कमेंट करके बताइए तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है? तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है? इसके अलावा एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, भारत में जो राज्यपाल की स्थापना की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है, ये तरीका भारत ने किस देश के संविधान से उधार लिया है? कल पढ़ाया था आपको। चलिए, किस देश के संविधान से भारत ने राज्यपाल की अपॉइंटमेंट का तरीका उधार लिया है? एक सवाल ये हो गया। इसके अलावा एक सवाल और बनता है, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है इस देश के अंदर, मतलब भारत के अंदर किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होनी चाहिए 35 साल। कमेंट करके जवाब देने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम एज कितनी रहेगी। अगर सवाल मिनिमम एज पे पूछा जाए कि राज्यपाल बनने की मिनिमम एज क्या है, राष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज क्या है, या उपराष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज क्या है, तो तीनों सवालों का सही जवाब रहेगा 35 साल, 35 ईयर्स। मगर अगर सवाल पूछा जाए कि मैक्सिमम एज क्या है, तो आप जवाब देंगे नो लिमिट। मैक्सिमम एज पर आप क्या जवाब देंगे? मैक्सिमम एज पर आप जवाब देंगे नो लिमिट। इसके अलावा राज्यपाल का जो वेतन रहेगा वो रहेगा 3.5 लाख रुपये प्रति महीना। 3.5 लाख प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है। अगर एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल है तो क्या हर राज्य उन्हें 3.5 लाख रुपए देगा, या सभी मिलाकर 3.5 लाख देंगे? जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। चलिए, RN रवि आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, क्लास को शेयर वेयर भी कर दीजिए। सवाल का जवाब आप समझ गए हैं। तमिलनाडु के संदर्भ में बहुत सारे सवाल इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि हाल फिलहाल में वो कौन सा राज्य जिसने नेट की परीक्षा करवाने से इनकार कर दिया है, तो सवाल का जवाब तमिलनाडु रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल तमिलनाडु से बनते हैं जो आप आने अपनी क्लासेज में देखते रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ? नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम अ गाइड फॉर यूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक किताब है। किताब का नाम क्या है? अपने अधिकारों को जानिए, मतलब हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूं तो किताब का नाम है अपने अधिकारों को जानिए, नो योर राइट्स एंड क्लेम इट, और उनकी मांग कीजिए, उन्हें क्लेम कीजिए। सवाल ये है किसके द्वारा लिखी गई है ये वाली किताब? चलिए चलिए, ऑप्शन है एंजेलिना जॉली, जेनिफर लॉरेंस, एम्बर हियर्ड, या फिर जेनिफर एनिस्टन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सवाल सारे इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस रहेंगे। बहुत बढ़िया। 3.5 लाख रुपए अगर वेतन दिया जाएगा, मान लीजिए एक राज्यपाल एक से अधिक या फिर 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो आधा ये देगा और आधा ये देगा, ये बात याद रखना। क्लियर? ये कब से मतलब मंजूरी दी गई कि भाई एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो आप जवाब देंगे एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बात जोड़ी गई थी 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 7th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 1956। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1956 से इस बात को निर्धारित किया गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। सवाल का जवाब एंजेलिना जॉली, जेनिफर लॉरेंस, एम्बर हियर्ड, या फिर जेनिफर एनिस्टन। चलिए, कन्याकुमारी क्लोव जीआई टैग, बिल्कुल रिसेंट सवाल है, बिल्कुल ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एंजेलिना जॉली के द्वारा एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम आप दोबारा से देख सकते हैं, नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम। इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, मतलब फेमस पर्सनैलिटी है। आप बोलोगे सर एक्ट्रेसेस हैं इसलिए फेमस है? नहीं, एक्ट्रेसेस हैं केवल इसलिए फेमस नहीं है, अच्छे काम करती हैं सोसाइटी के लिए, इसलिए भी फेमस है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? एंजेलिना जॉली। आप जानते हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। सवाल है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL हैज़ लॉन्च विच न्यू सॉफ्टवेयर नेम्ड टू अनहेंस असेसमेंट ऑफ कोल रिसोर्स? कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला संसाधनों के मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए कौन सा नया सॉफ्टवेयर नामित किया है? वो कौन सा नया न्यू सॉफ्टवेयर है जिसे नेम्ड किया है एनहेंस असेसमेंट ऑफ कोल रिसोर्स? कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले के संसाधनों के मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए कौन सा नया सॉफ्टवेयर नामित किया है? ऑप्शन है कोल अनअर्थ, कोल असेस्ड, स्पेक्ट्रल अनहेंसमेंट, या फिर स्पेक्ट्रम रिवैम्प। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, द कस्टडी, रजनीश कुमार, बहुत बढ़िया।
चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे डेवलप किया गया, जिसे नेम्ड किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा एनहेंस करने के लिए कोल रिसोर्सेज को? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अन्य किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल एनहेंसमेंट, ऑप्शन नंबर सी। सवाल का सही जवाब है स्पेक्ट्रल एनहेंसमेंट। याद करने का तरीका क्या रहेगा? यहाँ पर एक शब्द दे रखा है अनहेंस, और यहाँ पर भी शब्द दे रखा है अनहेंसमेंट, तो आप इजीली सवाल का जवाब दे पाएंगे। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये नया सॉफ्टवेयर नेम्ड किया गया है। किस लिए नेम्ड किया गया है? तो कोयले संसाधनों के मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए इसे नेम्ड किया गया है। सवाल का सही जवाब है वर्णक्रमीय वृद्धि, स्पेक्ट्रल एनहेंसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, इनसे पहले कौन हुआ करते थे? इनसे पहले जो हुआ करते थे उनका नाम था हर्षवर्धन। इनसे पहले जो हुआ करते थे उनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी चांदनी चौक, ये सवाल कई बार पढ़ा है मैंने। हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी चांदनी चौक, और चांदनी चौक भारत की सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सबसे छोटा क्षेत्र है जहाँ पर एक लोकसभा सीट है, उसे हम कहेंगे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर? तो भाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इटली दौरा आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक का विषय क्या था? वो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है एग्जाम में कि G20 की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई है उसमें भारत की तरफ से किसने भागीदारी करी या किसने पार्टिसिपेट किया? ऑप्शन वो एस जयशंकर भी दे सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देगा, एस जयशंकर देगा, हर्षवर्धन देगा और मनसुख मांडविया देगा। आपको सवाल का जवाब क्या देना होगा? आपको सीधे तौर पर सवाल का जवाब देना होगा कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया किस मीटिंग में? तो हेल्थ मिनिस्ट्री मीटिंग में, जो होस्ट करी गई इटली के द्वारा, क्योंकि जो G20 समिट है 2021 वाला वो कौन सी कंट्री में होना है? तो भाई इटली, आप जानते हैं। सवाल का सही जवाब इटली रहेगा। इसकी थीम क्या है? सवाल यहाँ पर ये है, जो मीटिंग हुई है हेल्थ मिनिस्ट्री वाली उसकी थीम क्या है? हेल्थ रिकवरी एंड प्रॉस्पेरिटी, अर्थ मदर एंड हेल्थ, हेल्थ क्लाइमेट एंड नेचर, या फिर पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। चलिए जवाब दीजिए। ये सभी सवाल आपको याद रखने पड़ेंगे। वर्ल्ड मैप करने का तरीका बता दीजिए, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ज्योग्राफी को पढ़ना। देखिए अगर आप मेरी मानेंगे, मैंने आपको बताया था सिंपल सा तरीका। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना सर मैप याद करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं बोलूँगा मैं ना वो लेकर आऊँगा थर्माकोल, जो बचपन में थर्माकोल मिलता था ना, वो थर्माकोल लेकर आऊँगा, और वो बड़ा वाला मैप लेकर आऊँगा। थर्माकोल लेकर आऊँगा, ग्लोब मैप लेकर आऊँगा, और उस मैप पर चिपका दूंगा मैं थर्माकोल वाले। ठीक है, उसके बाद या तो मैं कटर लूँगा या फिर नाइफ लूँगा, और थर्माकोल में से वो काट लूँगा। जैसे भाई मेरे को अमेरिका काटना है, मैं अमेरिका काट लूँगा, इंडिया काट लूँगा, भाई ब्राज़ील काट लूँगा, सारी कंट्रीज़ काट लूँगा एक एक करके। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, जो मुझे याद करनी है, जो मुझे याद करनी है, जो मुझे ऑलरेडी याद है उनको मैं नहीं काटूंगा। मैं पर्सनली आपको ये बात बोलूँगा, जो मुझे ऑलरेडी याद है उन्हें मैं नहीं काटूंगा, मगर जो मुझे याद नहीं है मैं वो सारी कंट्रीज़ काट लूँगा। उसके बाद ब्लॉक्स जोड़कर देखूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन एक्सपर्ट हो गए आप मैप बनाने में और मैप जोड़ने में। अगर आपको मैप जोड़ना आ गया तो ऑटोमेटिकली कंट्रीज़ भी याद हो जाएंगी। जैसे ही आपको कंट्रीज़ याद हो जाएंगी उसके बाद आप स्टिक्स बनाना, उसके बाद तिल्लियाँ बनाना, तिल्लियों पे पर्ची चिपकाना, उस पर जैसे वो आपके पास वो आती है ना येलो वाली, जिसपे हम स्टिकी नोट्स बोलते हैं, वो स्टिकी नोट्स चिपकाना, और उस स्टिकी नोट्स पे लिख देना भाई ये नदी यहाँ पर है, ये नदी यहाँ पर है, ये नदी यहाँ पर है। नदियाँ याद हो गई। फिर मैं पहाड़ों के स्टिकी नोट्स बनाऊंगा। ऐसे काम थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होगा मगर परफेक्ट होगा, जीवन भर के लिए होगा। ठीक, चलिए सवाल का सही जवाब है पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। मनसुख मांडविया याद रखना भारत के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा इटली में करवाया गया G20 समिट। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाषण दिया, आप सभी लोग जानते हैं, जो भाषण दिया गया ऑनलाइन। क्लियर? इसके अलावा G20 समिट 2022 वाला किस कंट्री में करवाया जाएगा? तो आप जवाब देंगे 2022 वाला इंडोनेशिया में करवाया जाएगा। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। 2023 वाला कहाँ करवाया जाएगा? भारत में। 2024 वाला करवाया जाएगा ब्राज़ील में। सारी कंट्रीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 130th एडिशन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया
किक्ड ऑफ इन कोलकाता ऑन September 5। देखिए सवाल क्या है, इसमें एक दो सवाल और बनेंगे, वो भी आपको बताऊंगा। एशिया के किस सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का 130वां संस्करण 5 सितंबर को कोलकाता में शुरू हुआ? ये जो संस्करण शुरू हुआ ये अक्टूबर में ख़त्म हो गया, 2-3 अक्टूबर के आसपास इसका समाप्त हो गया। जीतने वाली टीम का नाम क्या है? विनिंग टीम कौन है जिसने ये जीता? जीतने वाली टीम का नाम क्या है? एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा जिसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, उसको आप सर्च करके मुझे बताना। फर्स्ट कप किसने जीता था? फर्स्ट कप किसने जीता था, मतलब जब पहली बार ये टूर्नामेंट करवाया गया 1888 के आसपास, 1888 के आसपास, तब इसका पहला टूर्नामेंट किसने जीता था? ये दो सवाल है, जवाब दीजिए। रोवर्स कप, डूरंड कप, फेडरेशन कप या फिर संतोष ट्रॉफी कप? संतोष ट्रॉफी कप का संबंध किससे है? आप सभी लोग जानते होंगे, फुटबॉल से है। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? सबसे ज़्यादा बार जीता है भाई साहब वेस्ट बंगाल ने। सेकंड नंबर पे केरल आपको मिलेगा, ठीक। सबसे ज़्यादा बार वेस्ट बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी कप। चलिए बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब दुरंत कप है, ऑप्शन नंबर बी है। 130वां इसका संस्करण करवाया गया, 130th एडिशन करवाया गया। फर्स्ट आपको मिलेगा 1888 के आसपास, 1888 के आसपास, जितना मुझे याद है। फर्स्ट कप किसने जीता था, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे बताएंगे। इस बार किसने जीता? FC गोवा ने जीता इस बार ये टूर्नामेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि किसने जीता दुरंत कप का 130वां संस्करण, या वो पूछ सकता है कहाँ पर करवाया गया। तो आप जवाब देंगे जहाँ पर करवाया गया उस जगह का नाम कोलकाता है। कोलकाता में आपको एक स्टेडियम मिलेगा जिस स्टेडियम का नाम है सॉल्ट लेक स्टेडियम। सॉल्ट लेक स्टेडियम। मान लीजिए एग्जाम में सीधा सवाल यही आ गया कि भारत में सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है, सॉल्ट लेक स्टेडियम भारत में कहाँ मौजूद है, तो आप जवाब देंगे ये कोलकाता में मौजूद है। कोलकाता किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की राजधानी है। वेस्ट बंगाल आप जानते हैं विभाजन कब हुआ, तो भाई ईस्ट और वेस्ट बंगाल बनाया गया 1905 में। तारीख क्या थी? 16 अक्टूबर 1905 को ये काम हुआ। किसके माध्यम से, मतलब किसके करवाया ये विभाजन? तो लॉर्ड कर्जन कहीं ना कहीं उनको दोषी माना जाता है विभाजन करवाने का। सवाल का जवाब डूरंड कप। संतोष ट्रॉफी कप भी मैंने आपको समझा दिया, इसका संबंध भी फुटबॉल से है। फुटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? तो HCF याद रख लेना। हॉकी में 11, क्रिकेट में 11 और फुटबॉल में 11, ठीक। फुटबॉल में भी 11, हॉकी में भी 11 और क्रिकेट में 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर है आपकी। सवाल है फोन पे हैज़ लॉन्च विच इंटरएक्टिव जियोस्पैटियल वेबसाइट टू प्रोवाइड इंसाइट एंड ग्रैनुअल डाटा ऑन डिजिटल पेमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया। फोन पे ने भारत में डिजिटल भुगतान प्रवृत्तियों पर अंतरिक्षी और बारीक डेटा प्रदान करने के लिए कौन से इंटरएक्टिव भूस्थानिक वेबसाइट लॉन्च करी है? बताइए भाई, कौन सी इंटरएक्टिव लॉन्च करी है उसने जियोस्पैटियल वेबसाइट, उसका नाम क्या है? किसने लॉन्च करी है? फ़ोन पे ने लॉन्च करी है। मान लीजिए इतना बड़ा सवाल आप सोच रहे हैं कि SSC GD का एग्ज़ाम है मेरा, इतने कम ग्रेड पे का एग्ज़ाम है, इतना बड़ा सवाल कैसे पूछ सकता है वो मेरे पेपर में? मेरे पेपर में तो भाई ईजी ही सवाल पूछा जाना चाहिए, मुश्किल सवाल क्यों पूछेगा? तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई फ़ोन पे के द्वारा जो हाल फिलहाल में एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है फ़ोन पे प्लस, फ़ोन पे इनसाइट्स, फ़ोन पे ड्रिफ्ट या फिर फ़ोन पे क्लिक। चलिए क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए। जो वेबसाइट लॉन्च करी गई है उसका नाम क्या है? शक्ति जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। दिव्या अरोड़ा जी ए, बहुत बढ़िया। चलिए और लोग ट्राई कीजिए। ऑप्शन है फ़ोन पे प्लस, फ़ोन पे इनसाइट, फ़ोन पे ड्रिफ्ट या फिर फ़ोन पे क्लिक। फ़ोन पे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आमिर खान आपको मिल जाएंगे फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर, साथ में आलिया भट्ट भी मिल जाएंगी। पहले भी पढ़ा है मैंने ये सवाल आपको। इसके अलावा भारत पे के कौन मिल जाएंगे? सलमान खान। ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, तो डेफिनेटली पूरी याददाश्त तेज़ करके जाना, ये वाले सवाल भी एग्जाम में बन सकते हैं। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ़ोन पे प्लस। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब क्या है? बहुत बढ़िया विमला जी, शिवांगी शायद जी, शक्ति जी, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। फ़ोन पे प्लस है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की बात कर रहा है। LIC की स्थापना 1956 में आपको नजर आएगी। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट नियरली 3.9% शेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। भारतीय जीवन बीमा निगम ने निम्नलिखित में से किस बैंक के लगभग 3.9% शेयर खरीद लिए हैं?
किसके खरीदे हैं भाई शेयर? चलिए, किसके शेयर खरीदे हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने हाल फिलहाल में किसके 3.9% शेयर्स खरीदे हैं? वो कौन सा बैंक है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? आप जानते हैं कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बैंकों को पहली बार नेशनलाइज कब किया गया? तो आप जवाब देंगे सर 1969 में बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। कितने बैंकों को? 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था 1969 में। अभी अगर बात करें मौजूदा समय में भारत में कितने नेशनलाइज बैंक हैं, तो सब मिलाकर मर्जर करने के बाद भारत में अभी मौजूदा 12 नेशनलाइज बैंक आपको नज़र आएंगे। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को नेशनलाइज कब किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को नेशनलाइज कब किया गया था? RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी और 1949 में RBI को किया गया था क्या? RBI को किया गया था नेशनलाइज। इसके अलावा अगर हम बात करें RBI में अभी कौन से गवर्नर बैठे हैं मौजूदा समय में, तो गवर्नर जो है वो 25वें गवर्नर हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। इसके अलावा एक गवर्नर थे RBI के जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी आई डू व्हाट आई डू, और एक किताब लिखी गई थी द थर्ड पिलर। किसकी किताब है भाई ये? द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर किसकी किताब है? और आई डू व्हाट आई डू किसकी किताब है? द थर्ड पिलर एंड आई डू व्हाट आई डू किसकी किताब है? चलिए, बहुत बढ़िया। ये सभी सवाल एग्जाम में पूछेंगे आपसे, मतलब इन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं याद रखना होगा। मान लीजिए आपसे सीधा सवाल पूछा गया एग्जाम में, सवाल पूछा गया क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आज तक कोई महिला गवर्नर बनी है? तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है। तो 25वें गवर्नर कौन है? पहले गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? पहले नॉर्मली कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ मिलेंगे आपको 1935 में। पहले भारतीय कौन मिलेंगे? CD देशमुख। इसी प्रकार से आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ठीक, अभी कौन है? शक्तिकांत दास। मनमोहन सिंह जी कब थे? तो ये सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं याद रखनी पड़ेंगी। सबसे कम समय के लिए कौन थे? सबसे कम समय के लिए थे A घोष। सबसे कम समय के लिए कौन थे? तो सबसे कम समय के लिए थे A घोष। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। और सवाल के सही जवाब की अगर हम बात करें, जो सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंडिया। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा मैंने पूछा आई डू व्हाट आई डू या फिर द थर्ड पिलर, ये दोनों ही किताबें किसके द्वारा लिखी गई? रघुराम राजन के द्वारा। ये दोनों ही किताबें किसके द्वारा लिखी गई? तो रघुराम राजन के द्वारा ये किताबें लिखी गई। रघुराम राजन कौन? तो भाई रघुराम राजन वो व्यक्ति हैं जो रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। क्लियर? सारे पॉइंट समझ आ गए? जितना स्क्रीन पर लिखा है सभी पॉइंट्स क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, शक्तिकांत दास आपको समझ आ गया, ऑसबॉर्न स्मिथ आपको समझ आ गया, मनमोहन सिंह जी 1991 1992 आप बता रहे हैं, वो पॉइंट आपको समझ आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच फार्मूला 1 रेस ड्राइवर हैज़ वॉन द टाइटल डच ग्रैंड प्रिक्स 2021? वो बोल रहा है एक फार्मूला रेस 1 ड्राइवर है, मतलब गाड़ी की रेस वो करते हैं, ड्राइवर हैं, रेसिंग करते हैं। तो कौन से ड्राइवर हैं जिन्होंने जीती है डच ग्रैंड प्रिक्स वाली रेस? चार्ल्स लैक्रेक ने, लुइस हैमिल्टन ने, मैक्स वेस्टरेपन ने या फिर वल्तारी बोटास ने? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? इसके अलावा अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन की, तो लुइस हैमिल्टन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? लुइस हैमिल्टन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसलिए ज़्यादा सवाल बनते हैं इनसे। लुइस हैमिल्टन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो भाई ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो मर्सिडीज़ की ये गाड़ी चलाते हैं, मतलब मर्सिडीज़ के लिए ये वर्क करते हैं। तो ये दो सवाल तो आपको याद रखने पड़ेंगे। किसने जीती? सवाल यहाँ पर ये बनता है वेल्टेरी बोटास ने, मैक्स वेस्टरेपन ने, लुइस हैमिल्टन ने या फिर चार्ल्स लैक्रेक ने? तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेस्टरेपन द्वारा जीती गई है ये खिताब, मैक्स वेस्टरेपन द्वारा जीती गई है ये रेस। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। लुइस हैमिल्टन वाला पॉइंट भी याद रखना, ब्रिटेन से संबंधित है, मर्सिडीज़ की गाड़ी चलाते हैं। मैक्स वेस्टरेपन वाला पॉइंट भी याद रखना, कौन सी रेस जीती है? तो डच ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है
2021 2021 में ये रेस हुई है सितंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। इंडिया एंड नेपाल हैव साइन एन MOU फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मैनी कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स एंड 103 हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट डैमेज बाय द डिवेस्टिंग 2005 इन नेपाल। भारत और नेपाल ने नेपाल के विनाशकारी 2015 से क्षतिग्रस्त कितनी सांस्कृतिक विरासतें, परियोजनाएं और 103 स्वास्थ्य क्षेत्रों की परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सर सवाल यहाँ पर ये है, दोबारा सुन लीजिए सवाल क्या है। वो बोल रहा है भारत और नेपाल ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है और एक समझौता किया है। भारत ने बोला है कि 2015 में आपके यहाँ पर भूकंप आया था, उसमें आपकी जो विरासतें थी, हेरिटेज साइट थी, उनको हम सुधारेंगे। साथ साथ 103 स्वास्थ्य जो आपकी मतलब 103 जो आपके हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट थे उसमें भी हम काम करेंगे, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कितनी हेरिटेज साइट्स को भारत रिकंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहा है। ऑप्शन है 15, 16, 10 या 14। इसके अलावा सवाल एक बनता है नेपाल से कि भाई नेपाल, सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल बनता है कि नेपाल की राजधानी क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। सेकंड सवाल बनता है सर नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तीसरा सवाल नेपाल से बनता है कि भाई नेपाल ने हाल फिलहाल में भारत की जितनी मुद्रा थी वो बंद कर दी थी, एक्सेप्ट 100 रुपीज़ का नोट, 100 रुपये के नोट को उसने चलाने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा एक सवाल और बनता है नेपाल से कि भारत और नेपाल के बीच कितनी लंबी सीमा लगती है, बॉर्डर जो लगता है वो कितना लंबा लगता है। एक सवाल नेपाल से और बनता है कि नेपाल और भारत के बीच 1722 के आसपास या 1700 किलोमीटर के आसपास सीमा लगती है, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। तो सबसे लंबी जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है, या फिर जो सबसे बड़ी सीमा है, दोबारा सुन लीजिए सवाल, वो नेपाल और भारत के बीच जो सीमा लगती है, ऐसी कौन सी सीमा है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोगों का आवाहन होता है, मतलब आना जाना होता है, वो किस राज्य में मौजूद है जगह। एक सवाल ये है। 5 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, जवाब देने की कोशिश कीजिए। राजधानी आप बता देंगे इजीली, काठमांडू राजधानी है। इसके अलावा सार्क का हेडक्वार्टर आप बता देंगे कहाँ पर मौजूद है, ये भी हो जाएगा। करंट प्रधानमंत्री कौन है ये बता दीजिए। बॉर्डर मैंने बता दिया अप्रॉक्सीमेट 1700 किलोमीटर के आसपास। 5वें सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ेगी एस से, वहाँ से लगेगा ये वाला बॉर्डर, मैंने पढ़ाया है ये वाला सवाल भी। ठीक, शक्ति जी मैंने वो वाला सवाल नहीं पूछा कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगेगी, मैंने बोला जहाँ से सबसे ज़्यादा लोगों का आवाहन मतलब आना जाना है वो किस राज्य में पड़ेगी। एस से एक जगह पड़ेगी, एस से एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा जहाँ से आपको ये जगह मिलेगी उत्तर प्रदेश में। क्लियर। चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी 14। कितनी साइट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करी है, तो भाई 14 साइट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करी है। सार्क का हेडक्वार्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उम्मीद करूंगा जितने पॉइंट्स बनते हैं ये आपको सभी समझ आ गए होंगे। इस वाले पॉइंट को एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेना, टैली कर लेना, मुझे अच्छे से याद है। 110% मैंने सवाल आपको पढ़ा रखा है, इसलिए अच्छे से मुझे याद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सवाल पूछा गया था कहीं PCS विशेष में। द यूनियन गवर्नमेंट हैज साइन अ tripartite agreement among five insurgent groups of which state to end year of violence in the कार्बी आंगलोंग रीजन। केंद्र सरकार ने कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही हिंसा को समाप्त करने के लिए किस राज्य के 5 विद्रोही समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये जो कार्बी एनोलोंग रीजन है ना, ये जो कार्बी एंगालोंग रीजन है, ये एंगालोंग रीजन जो है वो भारत में कहाँ पर मौजूद है, कार्बी एंगालोंग रीजन भारत में कहाँ पर मौजूद है। वो आपसे 4 ऑप्शन देगा, असम, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम, और वहाँ आपको सवाल का जवाब सही देना पड़ेगा। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य में मौजूद है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन कर देना। अगर आप मेंस लिखने चाहते हैं तो आपको पूरे के पूरे सवाल को कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा, और जो भी इसमें एक्सप्लेनेशन रहेगी उसको आपको समझानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको केवल वनडे एग्जाम में टिक करना है तो आपको इतना ही टिक करके आना है कि भाई कार्बी क्षेत्र भारत में किस राज्य में मौजूद है।
असम में मौजूद है, मणिपुर में मौजूद है, नागालैंड में मौजूद है या फिर मिजोरम में मौजूद है? नो आइडिया, तो गेट एंड आइडिया सर जी। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है असम। असम के मुख्यमंत्री आपको मिल जाएंगे हेमंत बिस्वास शर्मा, मुख्यमंत्री मिल जाएंगे आपको। ठीक, मुख्यमंत्री याद रखना। इसके अलावा असम में 7 नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे। हाल फिलहाल में जो नेशनल पार्क न्यूज़ में रहा है वो रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि 22 सितंबर 2021 को बनाया गया वर्ल्ड राइनो डे, और उस राइनो डे पे मतलब गैंडा दिवस पे असम सरकार ने 2400 के आसपास सींगों को जलवाया है, बर्न करवा दिया, इसीलिए काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क है भारत में जहाँ पे वायरलेस फ़ोन को शुरू किया गया है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, जिसके ब्रांड एम्बेसडर आपको रोहित शर्मा मिल जाएंगे। इसके अलावा असम और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर न्यूज़ में है। जैसे अगर हम बात करें नेशनल पार्क की ही, तो एक नेशनल पार्क था वहाँ पे जिसका नाम था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क था जहाँ पे वहाँ पे जिसका नाम था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, इसका नाम बदल के कर दिया गया है औरंग नेशनल पार्क। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा असम की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं दिसपुर मिल जाएगी यहाँ की राजधानी। सबसे बड़ा शहर आपको गुवाहाटी मिल जाएगा। गुवाहाटी में जो कोर्ट पड़ेगा, हाई कोर्ट पड़ेगा, उसका जो जुरिस्डिक्शन है, उसका जो क्षेत्र अधिकार है, वो सबसे ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ है। ये भी याद रखना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? किसी का कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल 11वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ द इंडिया, फुल फॉर्म याद रख लेना, बन सकता है एग्जाम में सवाल। वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ACMA में एम का मतलब क्या है, या ACMA में सी का मतलब क्या है। तो द ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ऑटोमोटिव कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ऑटोमोटिव आप समझ सकते हैं कि वो गाड़ियों के पार्ट वार्ट बनाने की बात कर रहा है, उसके एसोसिएशन की बात कर रहा है। ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड whom as its president, तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अपने अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, किसे उसने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अशोक कुमार को, संजय जे कपूर को, महेश पंथी को, या फिर संजय त्रिपाठी को? 11वां नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, कोई है क्या हमारे भी इंजीनियर, वो समझ सकता है ऑटोमोटिव कंपोनेंट बहुत अच्छे से? चलिए, जिन ग्रुप्स के बीच असम ने मतलब ये जो कार्बी एंगोलोंग क्षेत्र में जो समझौता करवाया है ना त्रिपक्षीय, उसमें आपको कार्बी एंगोलोंग मिल जाएगा या फिर कार्बी लोंगरी एक करके मिल जाएगा फ्रंट। इसके अलावा पीपल डेमोक्रेटिक मिल जाएगा, यूनाइटेड पब्लिक लिबरेशन आर्मी मिल जाएगी, जिन 4 समूहों के बीच उन्होंने समझौता करवाया है, और एक कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर फैक्शंस मिल जाएगा। ये 4 मिल जाएंगे जिसके बीच में त्रिपक्षीय समझौता करवाया गया है। क्लियर? अगर लिखना हो तो पॉइंट नोट कर लेना। सवाल का सही जवाब है संजय जे कपूर, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का सही जवाब है संजय जे कपूर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, चंद्रशेखर जी बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, चंद्रशेखर कौन थे? चलिए, सवाल बस इतना ही है, चंद्रशेखर कौन थे। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वतन प्रेम योजना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सीधा सवाल आएगा एग्जाम में कि वतन प्रेम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू करी गई पहल है या फिर योजना है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार। चलिए, छत्तीसगढ़ में आज ही आपने देखा होगा एक हमला वमला भी हुआ है, तो उसको लेकर भी न्यूज़ में है। ये वतन प्रेम योजना भारत में किस राज्य में शुरू करी गई योजना है? आप सभी लोग जानते हैं वो मौका मौका मौका, तो दोबारा आने वाला है मौका। इंडिया पाकिस्तान का मैच है 24 अक्टूबर को, आप सभी लोग जानते होंगे। सर मैं ये मौके से नहीं जोड़ रहा हूँ, कहीं भी कहीं आप सोचे सर ये मौके से जोड़ रहे हो कि भाई आप मैच की न्यूज़ दे रहे हो यहाँ पे खड़े होकर, ऐसा नहीं है। सवाल बनता है कि जो ये T20 वर्ल्ड कप था ये भारत में होने वाला था, भारत में ना होकर इसे किस कंट्री में शिफ्ट कर दिया गया? सवाल ये है। एक सवाल ये भी बनता है कि T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत में होने वाला था उसका फाइनल भारत के किस स्टेडियम में करवाया जाता? तो ये 2 सवाल बनते हैं। एक सवाल का जवाब है कि भाई भारत में होने वाला था, इसे शिफ्ट कर दिया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि 7 एमिरेट्स से बनकर मिलकर बना है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके अलावा जो फाइनल मैच था वो होने वाला था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि आपको अहमदाबाद में मिल जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी के अनुसार, जिसमें लोगों की बैठने की क्षमता है 1,10,000, जिसका पुराना नाम था मोटारा स्टेडियम,
उसके बाद सरदार पटेल स्टेडियम, और अब मौजूदा समय में अगर बात करें हम तो उस स्टेडियम का नाम आपको मिल जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा गुजरात। ये गुजरात से और वतन प्रेम योजना से पूरा का पूरा आपको कहीं ना कहीं लिंकअप करना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप भी वहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया खुशविंदर सिंह जी। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अ ग्रीन न्यू वीजा हैज बीन लॉन्च बाय विच कंट्री इन ऑर्डर टू अलाउ फॉरनर्स टू वर्क इन द कंट्री विदाउट बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स। नियुक्त द्वारा प्रयोजित किए बिना विदेशियों को देश में काम करने की अनुमति देने के लिए किस देश द्वारा नया ग्रीन वीज़ा शुरू किया गया है? भाई ग्रीन वीज़ा का सीधा सा अर्थ रहेगा आप आइए, काम कीजिए, आपका जो जॉब ड्यूरेशन रहेगा उसमें उस पीरियड में आप काम कीजिए। ज़बरदस्ती मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर वीज़ा, ग्रीन वीज़ा पे भी आ सकते हैं और काम कर सकते हैं हमारे देश में आकर। तो सवाल ये है ग्रीन वीज़ा किस देश के द्वारा शुरू किया गया है ताकि फॉरनर्स जो हैं वो आए कंट्री में और आके जॉब करें, वर्क करें। ऑप्शन है कतर, यूएई, बहरीन या फिर ओमान। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। चलिए बहुत बढ़िया, विद्यार्थी ने जवाब दिया है ओमान। ओमान जवाब देने वाले कौन थे? खुशविंदर सिंह जी, खुशू, इनका निकनेम रहेगा खुशू। तो खुशविंदर सिंह जी जवाब दे रहे हैं ओमान, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, सवाल का सही जवाब है ओमान। हमारे हिसाब से सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब वही है जहां पर होगा T20 विश्व कप, कब? जिसमें भाई दोबारा खेलेंगे सानिया मिर्जा जी के हस्बैंड जिनका नाम है शोएब मलिक। पिछले 22 सालों से वो क्रिकेट जगत में अपनी सर्वश्रेष्ठतम प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 6 आईसीसी ट्रॉफीज खेली हैं उन्होंने, 2 वर्ल्ड कप खेले और छठा T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। चलिए सवाल का सही जवाब क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर हुआ फाइनल। फाइनल किसका हुआ? आईपीएल का। आईपीएल का फाइनल कल हुआ, जीतने वाली टीम का नाम क्या है? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। कौन से ग्राउंड में हुआ फाइनल? सवाल यहाँ पर यह है, जो कल फाइनल हुआ आईपीएल का वो कौन से ग्राउंड में हुआ? इन विच ग्राउंड? चलिए कौन से ग्राउंड में हुआ फाइनल, ये सवाल बता दीजिए। मैं पूरा का पूरा आईपीएल आपको पढ़ा दूंगा 1-2 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन हैज साइन अ पैक्ट विद विच इंस्टीट्यूशन टू स्टैब्लिश अ साइबर लैब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने साइबर लैब स्थापित करने के लिए किन 2 संस्थाओं के साथ समझौता किया है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन हैज साइन अ पैक्ट with which 2 institution to establish साइबर लैब। साइबर लैब को स्टैब्लिश करने के लिए किन के साथ समझौता किया गया है? सवाल यहाँ पर ये है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, एशियन कॉलेज नोएडा या फिर A&B। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा ये। शेख जायद स्टेडियम। चलिए जी, अच्छा आपने पहले वाला क्वेश्चन कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर भी कर दीजिए। अच्छे खासे क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दूं। सवाल का सही जवाब ऑटोमेटिकली वो बोल रहा है कितने के साथ समझौता किया है, तो 2 के साथ समझौता किया है भाई, 2 के साथ, 2 वो लिखा हुआ। तो सिंपल सी बात है, जब 2 के साथ समझौता किया है तो ए एंड बी ऑप्शन में एक ही है। अगर ए एंड बी की जगह ई एंड सी भी होता, मतलब बी एंड सी भी होता तो दिक्कत पड़ जाती, मगर यहाँ पर ए एंड बी है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के साथ, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के साथ, इनके साथ समझौता किया है साइबर लैब को स्टैब्लिश करने पर। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड बैटिंग इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने यह ऐलान किया है कि वो बंद कर देगी ऑनलाइन बैटिंग। ऑनलाइन बैटिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ मैंने कुछ समय पहले आपको एक सवाल पढ़ाया था कि वो भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जिसने मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन को छुड़वाने के लिए शुरू किया है मुक्ति अभियान के रूप में आप जानेंगे, जैसे जैसे नशा मुक्ति होता है ना उसी प्रकार से। ठीक है, तो एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए, फ़ोन के एडिक्शन को, फ़ोन जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर गेमिंग आप ज़्यादा खेलते हैं, तो उस एडिक्शन को दूर करने के लिए किस राज्य सरकार ने नशा मुक्ति फ़ोन शुरू किया है? चलिए भाई जवाब दीजिए। 2 सवाल आपके सामने हैं, दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक सवाल का जवाब केरल हो जाएगा, आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। वो बैन वाला, कौन सा वाला बैन वाला? तो ज़्यादा फ़ोन जो आप यूज़ कर रहे हैं उस पर, नशा मुक्ति वाला।
सच में वो भी एक प्रकार का नशा है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये फ़ोन है, अब मैं मतलब मान लीजिए जस्ट इमेजिन मेरे हाथ में रिमोट है, अब इसको मैं कितनी देर देख सकता हूँ यार, मैं अपनी भी बोल रहा हूँ, सभी एडिक्ट हैं। कितनी देर देख सकता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, भाई 20-20 घंटे देख रहे हैं लोग, लगे पड़े हैं यूँ। और बदल नहीं रहा है, बदल कुछ नहीं रहा, मगर फिर भी यूँ लगे पड़े हैं, जैसे देखते देखते भैया नोट बन जाएंगे वो। तो इसको छुड़वाने के लिए केरल सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब कर्नाटका है। एक एग्ज़ाम हुआ था, सवाल पूछा गया वहाँ पे कि भारत का या फिर साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटका है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री आपको मिल जाएंगे बोमानी या फिर बोमाई मिल जाएंगे आपको कर्नाटका के मुख्यमंत्री। कर्नाटका के गवर्नर आपको मिल जाएंगे तवरचंद गहलोत। पॉइंट याद रखना भाई, तवरचंद गहलोत वाला। इसके अलावा और भी पॉइंट बनते हैं, उनको भी याद रखना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा वो येदुरप्पा को एक अवार्ड दिया गया है, वो भी याद रखना, बेस्ट एमएलए होने का अवार्ड कर्नाटका के असेंबली में जो शुरू किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रिसेंटली अ टीम फ्रॉम द फर्स्ट बैटलेशन ऑफ द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पहली बटालियन की एक टीम ने माउंट बलबाला चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह चोटी किस राज्य में स्थित है? सवाल ये है। हिंदी में पढ़ दिया, ज़्यादा अच्छा समझ आया होगा आपको। रिसेंटली अ टीम फ्रॉम द फर्स्ट बटालियन ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर, इसको अच्छे से अंडरलाइन करना, हैज सक्सेसफुली क्लाइंब्ड माउंट बलबाला पीक। द पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या सिक्किम? चलिए, किस चोटी पर भाई साहब स्केल किया है उन्होंने? तो बलबाला पीक है, उस पर स्केल किया है। किसने किया है? इंडो तिब्बतियन बटालियन ने किया है। ऑप्शन में और भी देगा वो, ऑप्शन में और भी देगा, बीएसएफ दे देगा, सीआरपीएफ दे देगा, इंडो तिब्बतियन दे देगा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन देगा वो आपको। और पूछेगा हाल फिलहाल में किसने सक्सेसफुली स्केल किया है बलबाला पीक को, माउंट बलबाला पीक को? तो आपको जवाब देना पड़ेगा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने, आईटीबीपी ने इसे सक्सेसफुली क्लाइंब किया है। सवाल यह है किस राज्य में मौजूद है? यूके, एचपी, मणिपुर या सिक्किम? चलिए, छोटे बाबा कश्यप जवाब दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश दे रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है? सबसे पहले तो इसे अंडरलाइन कर लेना, सीधा सा यहाँ से इसे अंडरलाइन कर लेना, इसे अंडरलाइन कर लेना। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। या तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ जाएगा माउंट बलबाला पीक भारत में कहाँ मौजूद है, आप जवाब देंगे ये वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर हाल फिलहाल में धामी जी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब धामी जी कौन है? तो यूके के सीएम आपको मिल जाएंगे, उत्तराखंड के सीएम। उत्तराखंड की 2 राजधानी आपको मिल जाएंगी, एक देहरादून और एक राजधानी आपको मिल जाएगी कौन सी? गैरसन। क्लियर? सवाल का सही जवाब क्या है? ये माउंट बलबाला पीक कहाँ पर मौजूद है? उत्तराखंड में मौजूद है, यूके में मौजूद है। यूके में कौन से मुख्यमंत्री? धामी। हाल ही में उत्तराखंड की राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम था बेबी रानी मौर्य। नए राज्यपाल का नाम क्या है? उत्तराखंड के न्यू गवर्नर का नाम क्या है? इस सवाल का जवाब भी दीजिए भाई जल्दी से। उत्तराखंड के नए राज्यपाल का नाम क्या है? उत्तराखंड के नए गवर्नर का नाम क्या है? सवाल आपको समझ आ गया? 2 पॉइंट बनते हैं, समझ आ गया। इसका दे दीजिए बस जवाब, न्यू गवर्नर कौन है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते होंगे उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का भाग था। सन 2000 में नवंबर के महीने में एक नया राज्य बना जिस राज्य का नाम हुआ उत्तरांचल, और 1 जनवरी 2007 को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास है? चलिए, भारत और किस देश के बीच ये अभ्यास किया जाता है? गुरमीत सिंह, बहुत बढ़िया, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड, बस आगे लगा देना। चलिए, ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच होती है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, क्लास को लाइक वाइक कर दीजिए भाई साहब, शेयर वेयर कर दीजिए, बहुत सही क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिक भी आएंगे, जैसे पूरा का पूरा नेपाल आपको समझाया मैंने कि क्या पॉइंट बनता है नेपाल से, क्यों बनता है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ होती है? सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है नेपाल के साथ। जैसे हाल ही में आपने सिट मैक्स को सुना होगा न्यूज़ में, सिट मैक्स, सिट मैक्स, सिट मैक्स किन 3 देशों के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, या किन 3 देशों के बीच एक्सरसाइज हुई है? जैसे ऑक्सीनेक्स आपने सुना होगा, ऑक्सीनेक्स, ठीक है। स्लीनेक्स आपने सुना होगा, स्लीनेक्स, ठीक है। सिम्बैक्स सुना होगा आपने, जिमैक्स सुना होगा आपने,
मालाबार सुना होगा आपने, इंदिरा सुना होगा आपने, ठीक है। ये सब एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं नाम छुपा हुआ है, अगर आप ढूंढ पाएंगे तो। जैसे इंदिरा में नाम छुपा हुआ है, ये रहा इंडिया और ये रहा भाई साहब रशिया। जिमैक्स में जापान छुपा हुआ है, इंडिया छुपा हुआ है। स्लीनैक्स में श्रीलंका छुपा हुआ है, यहाँ पे भाई साहब सिंगापुर इंडिया छुपा हुआ है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया छुपा हुआ है। यहाँ पे सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया, ये 3 कंट्रीज छुपी हुई हैं। सिटमैक्स, SIT, सिटमैक्स। तो सिटमैक्स में आपको कौन कौन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा सिंगापुर, एक आपको मिल जाएगा थाईलैंड और एक आपको मिल जाएगा इंडिया। तो इन सभी में नाम छुपा हुआ है। वैसे ही सूर्य किरण में आपको क्या ढूंढना है, नेपाल और भारत को। सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। केशव देशराजू, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज द फॉर्मर सेक्रेटरी इन विच मिनिस्ट्री। केशव देशराजू जी का निधन हो गया हाल फिलहाल में, किस मंत्रालय में पूर्व सचिव थे, सेक्रेटरी थे, एक्स सेक्रेटरी थे, मतलब फॉर्मर सेक्रेटरी थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। देखिए, जीवन में आसान कुछ भी नहीं होता, बस आसान आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आसानी से जो चीज़ मिल जाएगी ना, उसका कभी उतना मोल रहेगा ही नहीं जितना मोल मुश्किल से मिली हुई चीज़ों का रहेगा, ठीक है ना। और एक कहावत आपने और सुनी होगी, भगवान दुख भी उसे देता है जिसमें बर्दाश्त करने की हिम्मत होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। जिसमें दुख बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं है, उसे भगवान दुख देके करेगा क्या। तो अगर आप मान लीजिए कि जीवन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है यार, आप देख रहे हैं कि पिताजी डेली जा रहे हैं नौकरी पे यार, और मैं भी हो गया हूँ 21 साल का, इस प्रकार से होती है मानसिकता, हमारी भी रही है कि मैं 21 साल का हो गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो भाई भगवान दुख भी उसे देता है जिसे सुख देना चाहता है। तो अगर आज दुख का वक्त है तो भाई कल सुख का समय आने ही वाला है। बस हिम्मत बनाए रखिए। बस पता है सरकारी नौकरी के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है, पेशेंस, धैर्य। अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य, आप सीखे भाई पांडव से। पांडवों ने अगर उस समय पेशेंस ना दिखाया होता तो भाई वहीं ऑन द स्पॉट महाभारत हुई होती, जो जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसमें ऑन द स्पॉट महाभारत हुई होती। कृष्ण भगवान भी आ रहे थे, खत्म होता किस्सा, मगर वो किस्सा वहीं के वहीं खत्म हो जाता। बाहर की बुराई कभी भी दूर नहीं हो पाती, इसीलिए महाभारत हुई, सभी जितने भी थे सभी को लपेटा गया फिर। तो इसी प्रकार से समय, बस समय लगेगा समय बदलने में, ठीक। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब हेल्थ मिनिस्ट्री है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रैक्चर्ड हिमालय। पढ़ाया हुआ सवाल है, बस ऐसे चुटकी बजाकर आना चाहिए सवाल तो, फ्रैक्चर्ड हिमालय वाला। चलिए, फ्रैक्चर्ड हिमालय जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है। बस एक चीज़ याद रखना भाई, सुख के समय में जो तुम्हारे साथ है, मतलब दुख के समय में जो तुम्हारे साथ है, सुख के समय में उसे ही अपने साथ रखना, बदलना मत। निरुपमा रॉय, राधिका मैनन, शेखर शशाद्री या फिर गीता श्रीकांत। सवाल का सही जवाब क्या है, निरुपमा रॉय, ऑप्शन नंबर ए। द फ्रैक्चर्ड हिमालय आ सकता है सवाल, ये पूरे चांसेस हैं, संपूर्ण चांसेस हैं सवाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, रिसर्चर एट विच इंस्टीट्यूशन हैव sequenced the genome of गिलोय a plant। गिलोय वाला प्लांट आपने सुना होगा भाई साहब, डेंगू चल रहा है तो गिलोय का पेड़ तो तुम घर में ही लगा के घूम रहे होगे आजकल, तो गिलोय वाला तुमने ज़रूर सुना होगा। a plant for its medical properties। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाने वाले पौधे गिलोय के जिनोम को अनुक्रमित किया है, बताइए भाई। have sequenced the genome of गिलोय a plant for its medical properties। IISc बेंगलुरु ने, IIT मद्रास ने, दिल्ली ने या फिर IISER बेंगलुरु ने। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कम चांसेस हैं इस सवाल के। मैं पर्सनली आपको बोलूँगा जिसके मुझे ही लगेंगे कम चांसेस, वो मैं आपको बोलूँगा चांसेस कम है एग्जाम में आने के, ठीक है। मगर आप वैसे जानने के लिए कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इनॉग्रेट्स श्री मोतुरी सत्यनारायण सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन द ह्यूमैनिटीज इन विच स्टेट। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य में मानविक में उन्नति अध्ययन के लिए श्री मोटूरी सत्यनारायण केंद्र का उद्घाटन किया है। बन सकता है भाई सवाल, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि ये जो मोटूरी सत्यनारायण सेंटर है जिसका उद्घाटन किया गया है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा, ये भारत में कहाँ पर मौजूद है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटका। जो सवाल डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, उसको आसान बनाइए, सरल बनाइए, और उसे सरलतम बनाकर देखिए कि कैसे आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। डायरेक्ट आएगा, ये आपसे पूछ लेगा सीधा स्टैटिक जीके में
कि भारत में श्री मोतुरी सत्यनारायण सेंटर कहाँ पर मौजूद है फॉर एडवांस स्टडीज इन ह्यूमैनिटेरियंस। 4 ऑप्शन आपको देगा, वो कुछ भी नहीं पूछेगा कि भाई वेंकैया नायडू भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति, अभी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, कुछ नहीं पूछेगा। सैलरी ले रहे हैं राज्यसभा अध्यक्ष की 4 लाख रुपए, भारत के संविधान में कहाँ लिखा है राष्ट्रपति, कुछ नहीं पूछेगा। वो डायरेक्ट पूछेगा इतना सवाल कि भाई ये जो सेंटर है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है। चलिए जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी से। बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब ये है, वो है जहाँ पर बैठे हैं जगमोहन रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, जगमोहन रेड्डी वाला आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इंडियाज फर्स्ट बायोब्रिक बेस्ड बिल्डिंग वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। बायोफ्यूल आपने सुना होगा, जैसे बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो सालाना 10 अगस्त को मनाया जाता है बायोफ्यूल डे, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की मैं बात कर रहा हूँ, जैव ईंधन की बात कर रहा हूँ, ये अभी भी न्यूज़ में है जैव ईंधन, ठीक है। जैव ईंधन आप समझ रहे हैं, वो इथेनॉल वाला। इथेनॉल क्या होता है, कोई बता पाएगा क्या? इथेनॉल क्या होता है भाई? इथेनॉल वैसे आपने सुना होगा, आपने सुना है कभी वो देसी दारू, देसी शराब पीने से भाई 4 लोगों का डेथ हो गई, वो मिथेनॉल होता है, ठीक है। एक घर में बना लेते हैं भाई साहब लोग, ये इथेनॉल होगा। किससे बनेगा? तो आपको ये गन्ने से बना हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो इससे ईंधन बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी किया जा रही है कोशिश कि भाई इससे ईंधन बनाया जाए। इससे क्या बेनिफिट होगा सर? देखिए हम बहुत सारा पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारा हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। अब भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि भाई 80% तो हम फ्यूल को यूज़ कर लें, साथ में 20% इथेनॉल का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इसके लिए भारत में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है, और इसका हब बनाने के लिए, इसका सेंटर बनाने के लिए ज़्यादातर काम बिहार में किया जा रहा है। बिहार सरकार तो इसके लिए लोन भी प्रदान कर रही है कि भाई साहब बनाइए आप, हम आपको लोन देंगे 5 करोड़ तक, 15% की आपको फ्री देंगे। इसके अलावा अगर आप इन जातियों से आते हो तो 15.5% का देंगे, महिलाओं को 15.5% का देंगे। तो ऐसी भी स्कीम निकाली गई है नीतीश कुमार जी के द्वारा। सवाल का जवाब क्या होगा? चलिए, बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। चलिए C2H5O5, बहुत बढ़िया, OH। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब IIT हैदराबाद है, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। IIT हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज ऑब्जर्विंग फूड प्रोसेसिंग वीक फ्रॉम विच डेट। चलिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किस तारीख से खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है? मतलब फूड प्रोसेसिंग वीक मनाया गया, कब से लेकर कब तक मनाया गया? सवाल यहाँ पर यह है, आप सभी लोग जानते होंगे हंगर इंडेक्स में भारत को स्थान दिया गया था 101 नंबर का, जिसे मानने से भारत ने इनकार कर दिया है, ठीक, कि हमारी रैंक इतनी ख़राब भी नहीं हो सकती जितनी ख़राब आप दे रहे हैं। चलिए, 7 से लेकर 13 सितंबर, 6 से लेकर 12 सितंबर, 8 से लेकर 14 सितंबर, 5 से लेकर 11 सितंबर। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी कभी फॉर्म में आ जाए, ऐसे बोले, कह रहे तुम हमें ये स्थान दे रहे हो, जितना तुम्हारे देश में खाना तुम लोग खाते हो ना उतना तो फेंक देते हैं हम। तब तुम समझ सकते हो ये बात, ठीक है ना। मतलब जितना तुम खाना खा रहे हो उतना तो वेस्ट कर देते हैं हम हमारे देश में। मजाक कर रहे हो? हमारा स्थान इतना ख़राब कैसे हो सकता है? चलिए, कब से कब तक मनाया गया फूड प्रोसेसिंग वीक? सवाल यहाँ पर यह है, फूड प्रोसेसिंग वीक कब से लेकर कब तक मनाया गया? तो 6 से लेकर 12 सितंबर तक मनाया गया फूड प्रोसेसिंग वीक। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। माइकल के विलियम्स हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिन्यूड हु। माइकल के विलियम्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध कौन थे? गायक थे, फैशन डिज़ाइनर थे, अभिनेता थे, या फिर फिल्म निर्माता थे? माइकल के विलियम्स जिनका निधन हो गया, जिनकी डेथ हो गई, वो कौन थे? सवाल यहाँ पर ये है। चलिए, 101 116 कंट्रीज़ में से सोमालिया लास्ट पे रहा, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल स्क्रीन पर है। माइकल के विलियम्स जिनका हाल फिलहाल में डेथ हो गई, देहांत हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? सवाल का सही जवाब है वो एक एक्टर थे। सवाल का सही जवाब क्या है? वो एक अभिनेता थे, वो एक एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। इन ऑर्डर टू बूस्ट टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, अ क्रूज सर्विस हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम वाराणसी टू विच टाउन। अब हमारे देश में मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो ये क्रूज़ ना समझता हो, क्योंकि ये क्रूज़ इतना ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल, इतना तो कोई न्यूज़ में नहीं है जितना क्रूज़ न्यूज़ में है। तो उम्मीद करता हूँ क्रूज़ का मतलब आप समझते हैं कि क्रूज़ क्या होता है।
तो भाई उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से किस शहर के लिए एक क्रूज सेवा शुरू करी गई है? चुन्नूर तक, सारूत तक, अखूरी तक या फिर देवपुरी तक। वाराणसी से किस टाउन तक, किस शहर तक ये सेवा शुरू करी गई है? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? चुन्नूर, सारूत, अखूरी या फिर देवीपुर। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा चुन्नूर। ये सवाल आ सकता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो क्रूज सेवा शुरू करी है वो किन दो जगहों के बीच शुरू करी है? बनारस से ऐसे दे सकता है, इलाहाबाद से ऐसे दे सकता है ऑप्शन में वो, तो आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। वाराणसी से चुन्नूर तक ये सेवा शुरू करी है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। ध्यान रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। रोश हंसना इज द न्यू ईयर ऑफ विच कम्युनिटी? ये जो रोश हंसना है ना, ये किस कम्युनिटी का नया साल है? कजाक्स का, खुर्ड्स का, जूइश का या फिर रोमानी पीपल का? किसका ये नया साल है? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आईआईटी हैदराबाद, बहुत बढ़िया, ये सवाल तो हो गया। आईआईटी हैदराबाद तो हो गया कब का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, रोश हसनाहा किसका नया साल है? ये किसका न्यू ईयर है? ऑप्शन है खजाक्स का, कुर्ड्स का, जूइश का या फिर रोमानी पीपल का। ये किसका नया साल है? चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, ये जूइश अलग है, जैन धर्म अलग है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो जैन धर्म था इसके 24वें तीर्थंकर कौन थे? और जो 24वें तीर्थंकर थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनकी वाइफ का नाम क्या था? चलिए, पता है अगर आप एक अच्छे चित्रकार हैं, आप अच्छी कलाकृति करना जानते हैं, अच्छा चित्र बनाना चाहते हैं, तो पता है क्या कीजिए, जैसे जैन धर्म यहाँ से लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए भाई 24वें तीर्थंकर कौन थे, यहाँ पर वाइफ का नाम आ गया। उसके बाद यहाँ से चक्र को फिर चलाइए, फिर क्या लिखिए भाई, 2 बेटियाँ थी इनकी, 2 डॉटर थी, एक का नाम क्या था, एक का नाम क्या था, उसके पति का नाम क्या था? जमाली। जमाली कौन था? जमाली भाई साहब इनका पहला शिष्य था। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे भी ड्रॉ कर लेंगे ना, कितने तीर्थंकर पढ़ने? 4 ही पढ़ने हैं आपको, ठीक है, सारा तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो 4 ही तीर्थंकर आपको पढ़ने हैं। 4 तीर्थंकरों का ऐसा चार्ट बना लीजिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की। अरे जैसे तुमसे बन रहा है चार्ट वैसा बना लो, ये वाला बना लो, ठीक है। मगर मेरे हिसाब से वो अगर वो गेटिंग सिस्टम की तरह बनाएंगे ना, पहली पर्सनैलिटी ये है, फिर इनसे कौन जुड़ा, इनकी वाइफ जुड़ी, वाइफ से 2 बच्चे हुए, लड़कियों का नाम क्या था, अब लड़की के हस्बैंड का नाम क्या था, वो लड़की का हस्बैंड कहाँ जुड़ जाएगा वापिस आके? यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि भाई वो जमाली जो था वो पहला शिष्य था। इस प्रकार से प्रियदर्शनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत उम्दा। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है जूइश, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ने के बहुत सारे आसान तरीके हैं, बस तुम्हें खोजने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर मौजूद है? फिलीपींस, मनीला में मौजूद है। इसकी स्थापना की गई थी 1966 में, 1966 में। इसके अलावा एक और बैंक है जिसे हम बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग के चाइना में नज़र आएगा, चाइना के बीजिंग में नज़र आएगा। क्लियर? तो भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड 150 मिलियन अबाउट ₹1095 करोड़, मतलब 1095 करोड़ लोन फॉर द सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द अर्बन पुअर इन विच स्टेट? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक स्थायी आवास परियोजना के लिए 1095 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? क्या है सवाल का सही जवाब? चलिए, पता है ऐसे देखिए, अगर हम बात करें तो जो 24वें तीर्थंकर मिलेंगे वो कौन मिलेंगे? आपने शायद जवाब नहीं दिया अभी तक। अब उनकी वाइफ का जो नाम था और गौतम बुद्ध की वाइफ का जो नाम था वो ऑलमोस्ट सेम आपको मिलेगा। एक का मिलेगा यशोदा, एक का मिलेगा यशोधरा। अब कौन यशोदा और कौन यशोधरा वो आपको डिसाइड करना है, कौन किसकी वाइफ थी वो आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए अगर आप चार्ट वाली फॉर्म में भी खेलेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, चार्ट वाली फॉर्म में भी, ठीक है। महामाया कौन था, गौतमी कौन थी, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में शाक वंश में लुम्बिनी नामक स्थान, जो कि भारत और नेपाल के बॉर्डर में मौजूद एक स्थान है, उस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ बुद्ध पूर्णिमा पर। इस प्रकार से सवाल बन जाते हैं। पिता का नाम क्या था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल बनते हैं। किस वंश से संबंध रखते थे, किस वंश से संबंध रखती थी इनकी माता, इस प्रकार से सवाल बनते हैं, ठीक।
चलिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। जो मिलेगी ना महावीर की वाइफ जो मिलेंगी वो किसकी बहन थी? वो बिंबिसार की बहन थी। ठीक, जो महावीर की वाइफ आपको मिलेंगी ना वो किसकी बहन थी? वाइफ यशोदा, महावीर, बहुत बढ़िया। यशोदा या यशोधरा? ठीक, इस सवाल के सही जवाब की अगर हम बात करें, सवाल का सही जवाब क्या है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कासी रिवर विच हैड टर्न्ड रेड ड्यू टू द पॉल्यूशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। प्रदूषण के कारण लाल हो गई कासई नदी किस देश में मौजूद है? आपको याद होगा कुछ समय पहले भारत में एक झील है, भारत में एक लेक है जो टर्न हो गई थी पिंक। ठीक है, वो पिंक हो गई थी, उस झील का नाम क्या था? चलिए, उस झील का नाम बता दीजिए। किस राज्य में पड़ेगी? महाराष्ट्र में पड़ेगी। अब तो बता दो, किस राज्य में पड़ेगी? महाराष्ट्र में पड़ेगी। अब तो बता दो। और इस कासई रिवर जो है ये कहाँ पर मौजूद है? DR कॉन्गो, जैम्बिया, बुरुंडी या फिर तंजानिया? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अजातशत्रु के पापा, बहुत बढ़िया। वो कौन सी नदी है सर? देखिए खुशविंदर सिंह बच्चा, देखिए एक तेरे लिए मेरा सजेशन है। हाँ तुक्के मार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि नहीं पढ़ा होगा कुछ। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता मैं भी तुक्का मारूंगा, मुझे नहीं आता होगा मैं भी गैस करने की कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया, गैस ज़रूर कीजिए, मगर एक चीज़ याद रखना कि याद कर लेना उसके बाद जो आंसर ठीक हो, याद कर लेना उसके बाद जो आंसर ठीक हो। एग्जाम में मत तुक्का मारना दोबारा। मान लीजिए यही एग्जाम में आ गया और फिर हम मार रहे हैं कि भाई सवाल का जवाब क्या है? जैम्बिया है, तो दिक्कत होगी। अब याद कर लेना कि सवाल का जवाब सही क्या है। सवाल का सही जवाब है DR कॉन्गो, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। ध्यान रखना, सवाल का सही जवाब क्या है? DR कॉन्गो में मौजूद है। कौन सी नदी है? नदी का नाम है कासई नदी, कासई रिवर। कैसी हो गई है भाई? प्रदूषण के कारण लाल हो गई है, रेड हो गई है। ठीक है, और ये हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सी लेक है भाई? तो लोनार लेक आपको मिल जाएगी, डायमंड रिजर्व के लिए भी जानी जाती है। बहुत बढ़िया, ये आपको मिल जाएगी लोनार लेक, महाराष्ट्र वाली। इसे भी याद रखना, ये पिंक हो गई थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक और नजर आएगी, वो जो नेचुरली पिंक है वो तो ठीक गुलाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मर फुटबॉलर जीन पैरी एडम्स हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही यूज्ड टू प्ले फॉर विच कंट्री? पूर्व फुटबॉलर जीन पियारे एडम्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस देश के लिए खेलते थे? जर्मनी के लिए, अर्जेंटीना के लिए, मैक्सिको के लिए या फिर फ्रांस के लिए? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। किस कंट्री के लिए खेलते थे? ये वो कंट्री है जिन्होंने 2018 में फीफा विश्व कप हुआ था रशिया में फीफा विश्व कप में इन्होंने खिताब हासिल किया था। उस कंट्री ने, अगर अभी भी याद नहीं आया तो 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है समर वाला, वो इसी कंट्री में होगा। इस कंट्री की राजधानी पेरिस है। एम्यूनल मैक्रोन यहाँ आपको बैठे हुए नजर आएंगे। सवाल का सही जवाब है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? फ्रांस से आपने अपने संविधान में क्या उधार लिया है? फायर उधार लिया है सर। फ्रांस से आपने अपने संविधान में क्या उधार लिया है? फायर। फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, रिपब्लिक और इक्वालिटी। कल पढ़ाया था भाई ये आपको पूरा का पूरा बोरो कॉन्स्टिट्यूशन, याद है कि फ्रांस की जो रेवोल्यूशन थी, फ्रांसीसी क्रांति से भारत की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में आपने कौन कौन से शब्द उधार लिए हैं? तो फायर आपने उधार लिया था, मैंने कल पढ़ाया था आपको ये। फायर आपने उधार लिया था। एफ से क्या है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? भाईचारा, ब्रदरहुड। आई से क्या है सर? लिबर्टी है। लिबर्टी एल से बनता है, मगर एल के बाद आई आता है, तो भाई आप थोड़ा तो कॉम्प्लिकेट, मतलब थोड़ा तो आप दिमाग लगाइए ट्रिक में। तो ये हो गया लिबर्टी। आर से तो रिपब्लिक ही बनेगा, तो रिपब्लिक है। ई से इक्वालिटी है, मतलब समानता। क्लियर? गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, और ये हो जाएगा ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी। ये याद है, पूरा का पूरा ट्रिक याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैक टू द रूस्ट? बैक टू द रूट्स किसकी किताब है? बैक टू द रूट्स किसकी किताब है? लुक कॉन्थियो की, तमन्ना भाटिया की, शिल्पा शेट्टी की, या फिर ए एंड बी बोथ? चलिए, बैक टू द रूट्स किसकी किताब है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? दीजिए सवाल का सही जवाब, कोशिश कीजिए एक बार फटाफट से। लुइक कॉन्टिहो, तमन्ना भाटिया, शिल्पा शेट्टी, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी।
लुक कॉन्टी और तमन्ना भाटिया के द्वारा लिखी गई एक किताब है। किताब का नाम क्या है? बैक टू द रूट्स। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में, चांसेस पूरे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द टूरिस्ट विलेज नेटवर्क टू प्रमोट टूरिज्म एंड क्रिएट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? सवाल एग्जाम में डायरेक्ट इतना आएगा केवल। टूरिस्ट विलेज नेटवर्क भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? केवल इतना सवाल आएगा सर, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही देगा, वन लाइनर में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने यह शुरू किया है? इसके अलावा लद्दाख से संबंधित सवाल हम जानते ही हैं। लद्दाख में बनाया जा रहा है जियोथर्मल एनर्जी का सबसे पहला प्लांट भारत में। इसके अलावा लद्दाख को जल्द ही 100% 100% सौर ऊर्जा पर चलाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो लद्दाख में सबसे बड़ा खादी फ्लैग लगाया गया 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जी की वर्षगांठ पर, 152वीं वर्षगांठ पर। क्लियर? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में कौन बैठे हुए हैं? तो मनोज सिन्हा आपको जम्मू और कश्मीर में बैठे हुए नजर आएंगे, एलजी के रूप में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। अगर सवाल पूछ लिया जाए हाल फिलहाल में भारत में परिसीमन कहां पर करवाया गया है, तो आप जवाब देंगे सर हाल फिलहाल में परिसीमन करवाया गया है जम्मू और कश्मीर में। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका ब्रांड एम्बेसडर ही पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पढ़ाया हुआ सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट। मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया और ये भी पढ़ा दिया। एयू स्मॉल फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चलिए जवाब दीजिए सर। 100% मार्क्स स्कोर करने एसएससी जीडी के एग्जाम में, एक नंबर नहीं कटना चाहिए। पेपर आसान आएगा, मैं अभी से ही बोल रहा हूँ ये बात आपको, पेपर आसान आएगा। चलिए जब आसान आने वाला है तो पूरे नंबर लेने की कोशिश कीजिए। रानी रामपाल और स्मृति मंदाना, आप सभी लोग जानते हैं हॉकी फीमेल्स टीम की कैप्टन आपको मिल जाएंगी। स्मृति मंदाना को भी आप जानते हैं, बहुत ही फेमस भारतीय क्रिकेटर है। तो सवाल का जवाब क्या है? बी एंड सी बोथ। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। पीवी सिंधु जी के बारे में भी आप जानते हैं। पीवी सिंधु जी भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में 2 ओलंपिक्स में पदक हासिल करे हैं, एक बार सिल्वर और इस बार ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर किया था रियो द जनेरियो ब्राज़ील 2016 में। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। इसके अलावा 2020 वाले ओलंपिक जो 2021 में हुए, यहाँ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 6 सितंबर या 5 सितंबर? चलिए चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा अगले सवाल का सही जवाब? इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर की वो बात कर रहा है, फॉर ब्लू स्काइज। भाई साहब वो वक्त ही एक अलग हुआ करता था जब मतलब हम लगे होते थे। दिवाली का एक ऐसा बढ़िया ज़बरदस्त टाइम होता था, स्कूल जाने का दिल करता नहीं था इस टाइम, दिल करता था बस छुट्टियां, एक अलग ही मौसम वातावरण होता था। अच्छी धूप निकली होती थी, सुनहरी सुनहरी, बिल्कुल नीला बादल नज़र आता था। खेल खेलने का भी टाइम होता था, मगर वो समय सब बदल गया है क्योंकि प्रदूषण इतना है, इसीलिए दिवस मनाया जा रहा है। केवल कि आप याद कर लीजिए, ऐसा भी था। सवाल का सही जवाब क्या है? 7 सितंबर। बहुत सारे चांसेस रहेंगे सितंबर के महीने से डेज के क्वेश्चन बनने के। मैं 110% गारंटी से बोलता हूँ डेज के क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, और सितंबर अगस्त से ही बनेंगे या फिर अक्टूबर नवंबर से बनेंगे। ये 4 महीने आपको याद रखने पड़ेंगे और थीम वाले क्वेश्चन बनने के भी चांसेस रहेंगे। तो जितने डेज में आपको करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट करके याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ICICI Lombard हैज़ रिसीव द फाइनल नोट फ्रॉम IR, मतलब इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है वो, फॉर एक्विजिशन ऑफ द विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी? IRDAI ने लॉम्बार्ड को किस सामान्य बीमा कंपनी के अधिग्रहण के लिए IRDAI से अंतिम मंजूरी मिली है? बताइए भाई। ICICI लॉम्बार्ड को फाइनल नोट मिल गई है एक्विजिशन के लिए, फॉर विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब?
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वो बात कर रहा है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। उसकी थीम अगर जाननी है कि भाई इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब बनाया जाता है, 7 सितंबर को। थीम क्या है? हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। थीम लिख लेना भाई, हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट उसकी थीम है। हेल्दी एयर और हेल्दी प्लैनेट उसकी थीम है। थीम भी लिख लेना, मेरी आप सभी लोगों से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब है भारतीय एक्सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड whom as the new managing director of solar energy corporation of इंडिया। सरकार ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? उषा दीक्षित को, रैना सक्सेना को, अदिति सिंह को या फिर सुमन शर्मा को? चलिए जवाब दीजिए, किसे अपॉइंट किया है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? उषा दीक्षित, रैना सक्सेना, अदिति सिंह या फिर सुमन शर्मा? क्या है सवाल का सही जवाब? दीजिए सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया। एक क्लास 8 बजे भी रहेगी रात में और एक एप्लीकेशन पे क्लास रहेगी आज रात 10 बजे। ठीक, सितंबर जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। सितंबर कंप्लीट नहीं होगा तो अक्टूबर कब होगा सर? नवंबर में पेपर है और नवंबर में छुट्टियां भी हैं। ठीक है, तो आज सितंबर 8 बजे भी सितंबर और रात को 10 बजे एप्लीकेशन पे भी। अब एप्लीकेशन पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं कर रखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी अनअकैडमी लर्निंग प्रोफाइल का, क्लिक कीजिए और वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। रात 10 बजे क्लास है, वहाँ पर भी हम सितंबर के महीने को टैकल करेंगे। सवाल का सही जवाब है सुमन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटलिस्ट हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर डाइवर्जन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द ब्राह्मणी रिवर बेसिन। दिस कुड पोज a grave threat to the famous mangrove vegetation in which state? पर्यावरणीय विदों ने ब्राह्मणी नदी बेसिन से ताज़ा पानी के डाइवर्जन पर चिंता व्यक्त की है। वो बोल रहे हैं भाई साहब जो साफ पानी था ना ब्राह्मणी नदी का, उसको तुम डाइवर्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको डाइवर्ट कर रहे हो। तो जितने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणवादी हैं, उन्होंने इस पर चिंता बताई है, डाइवर्जन पर चिंता व्यक्त की है। यह किस राज्य में प्रसिद्ध मैनग्रोव वनस्पतियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है? जो मैंग्रोव रहते हैं ना वो भाई साहब दलदलिए वाले जो वेजिटेशंस रहते हैं, उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। किस राज्य में? सवाल की है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या कर्नाटका? चलिए दीजिए सवाल का सही जवाब। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। सर यहाँ कब से क्लास ले रहे हैं? नटालिया शर्मा जी, मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ 3-4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए क्लास लेते लेते। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? सवाल का सही जवाब उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर बी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बहुत बार आपने पढ़ रखा है उड़ीसा के संदर्भ में भी। इसके अलावा वो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में मैंने आपको बता दिया था, उड़ीसा वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड whom as इंडियाज शेरपा फॉर G20। बताइए भाई, सरकार ने 2020 G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारत सरकार ने या फिर सरकार ने G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया है? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, एस जयशंकर या फिर मनसुख मांडविया? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, मतलब भारत की तरफ से वहाँ पर कौन इंडिया शेरपा फॉर G20? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, एस जयशंकर या फिर मनसुख मांडविया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में भी कुछ समय पहले अपॉइंट किया गया था, ये भी याद रखना। पहले कौन थे? पहले थे तवरचंद गहलोत, उनको हटाकर किसे बनाया गया था? पीयूष गोयल को। क्लियर। कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स संभालते हैं, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच कंपनी हैज साइन एन MOU विद द डिपार्टमेंट फॉर स्पोर्ट्स टू डेवलप 3 हॉस्टल्स and will also contribute 75 करोड़ रुपीस टुवर्ड्स द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड? किस कंपनी ने 3 छात्रावास विकसित करने के लिए खेल विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और राष्ट्रीय खेल विकास कोष में 75 करोड़ का योगदान भी दिया है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, CIL या फिर NHPC? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? किस किस को बनाने की बात करिए तो भाई लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एजुकेशन, ग्वालियर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर भोपाल एंड बेंगलुरु। ये 3 आपको मिल गए, 3 बोल रहा है ना। 3 हॉस्टल्स, तो 3 हॉस्टल्स मैंने आपको बता दिया, आप नाम लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर भोपाल एंड बेंगलुरु। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है CIL। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, CIL है सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज साइन एन MOU in coordination with which University of Australia to appoint an academic chair in Ayurveda। अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान ने ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ आयुर्वेदा में अकादमी अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान ने ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ आयुर्वेदा में अकादमिक अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब किस यूनिवर्सिटी के साथ ये बात करी है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैस्टल या फिर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। सवाल का सही जवाब है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी। सवाल का सही जवाब वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बांग्लादेश वॉर सेमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस? अ बांग्लादेश वॉर 1971 रेडियो डिस्पैच पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए, UL बोर्रू, नरेंद्र शर्मा, सत्येंद्र गिलदियाल या फिर CR मीणा। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। आप सभी लोग जानते होंगे 3 दिसंबर 1971 को भारत में 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका जवाबी आक्रमण भारत ने किया और नेस्तो नाबूद कर दिया पाकिस्तान को। इसी में वो बॉर्डर वाली लड़ाई भी होगी, ठीक। बॉर्डर वाली लड़ाई, जो बॉर्डर मूवी आपने देखी है, वो इसी वाले वॉर में होगी, ठीक है। सैम मानिक शॉ भारतीय सेना के अध्यक्ष हुआ करते थे। सैम मानिक शॉ भारतीय सेना के अध्यक्ष हुआ करते थे। भारत के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उनका नाम क्या था? तो VV गिरी आपको यहाँ पर राष्ट्रपति मिल जाएंगे भारत के। इसके अलावा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मिल जाएंगी। इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर मिलेंगे उनका नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम, ये बाबू जगजीवन राम मीरा कुमार के फादर हैं, ये भी याद रखना। सवाल का सही जवाब क्या है? UL बरुआ है सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर A है सवाल का सही जवाब। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। UL बरुआ है सवाल का सही जवाब। क्लियर? चलिए, लगभग 40 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, 48 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और इनसे संबंधित जो भी स्टैटिक GK के पॉइंट बनते हैं वो भी सभी मैंने आपको समझा दिए हैं ज़्यादातर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको समझ आ जाए अच्छे से। क्लियर? क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, क्लास अच्छी लगी है शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, याद से घंटी को बजा देना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको डेली टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा और क्लासेस की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं मुझे अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपने अनअकैडमी लर्नर ऐप पहले से डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करने के बाद ये प्रोसेस फॉलो करना। क्लियर? चलिए, आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।